हाँ, निश्चित तौर पर ये इस तरह की पहली बार घटना हुई छत्तीसगढ़ में, और सबसे ज़्यादा इसमें जो टारगेट हैं ये बड़े व्यापारी इसके अंतर्गत आए हैं। तो व्यापारियों में भय होना स्वाभाविक है, और सरकार को चाहिए कि लोगों को भय मुक्त कराएं, उसके लिए लोगों को आश्वस्त करें कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होगी इस प्रदेश में। इस बात के लिए कड़ी कानून व्यवस्था पर जो है लोग ध्यान देना चाहिए इनको। छत्तीसगढ़ कम से कम इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गैंग के लोगों से अछूता था। अब इनकी सरकार बनने के बाद में ये लोग की धमक यहाँ छत्तीसगढ़ तक की भी हो गई है। वो तो ठीक है, गनीमत है कि पुलिस वालों की सक्रियता से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अपराधी हैं वो पकड़ में आ गए हैं, वरना वो लोग तो काम करके अपना चल दिए रहे होते। उनके पास तो अभी भी ऐसी कोई ठोस नीति नहीं है कि इस तरह से जो बड़े गैंग वार है ये इनको रोका जा सके। वो तो पुलिस वालों को बधाई देनी चाहिए, इसमें सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं है। ये पुलिस वालों की सक्रियता से बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई है, और ये उसका अपने ऊपर ले रहे हैं, जबकि इनका कहीं कोई भूमिका इनकी कोई दिखाई नहीं देती है। भगवान न करे यहाँ पर इस तरह के गैंग की और कोई वारदात हो, लेकिन इनकी बहादुरी खाली बातों तक चल रही है, काम में कहीं कोई बहादुरी इनकी नहीं है। इनका कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है, और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो कि फारेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया। ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो कि फारेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया। ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है, और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर। हालांकि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था अब तक उतनी ज़्यादा चर्चे में नहीं आई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार घटनाक्रम ने इस कानून व्यवस्था को निशाने पर रख दिया है। एक और अपराधियों ने इसे निशाने पर रखा है, तो दूसरी ओर विपक्ष को भी मौका मिल गया है, और नक्सलवाद से लेकर शहरी अर्बन स्तर के गैंगवार तक की जद में छत्तीसगढ़ को बताया जा रहा है। ऐसे में कानून व्यवस्था कितने निशाने में है, इसे किस ढंग से संभाल रही है सरकार, क्या संभाल पा रही है कि भी नहीं संभाल पा रही है, इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता तेज तर्रार नेता मनीष दयाल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमेश गोड़मड़े जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जैसे कि हमने बताया कि दो बड़ी घटनाएं बता रही हैं कि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था निशाने में है। एक तरफ नक्सली धमकी दे रहे हैं पद्मश्री मांझी जी को, दूसरी ओर गैंग की यहां उपस्थिति, शूटर गिरफ्तार जरूर हुए हैं लेकिन उद्योगपति और व्यापारी दहशत में हैं। ऐसा क्यों है, क्या कहना है? पहले विपक्ष की बात समझ लेते हैं कि वो सवाल क्यों उठा रही है जबकि सफलता मिली है। एक तरफ मांझी जी को सुरक्षा भी दे दी गई है, दूसरी तरफ गैंगवार के लिए जो लोग आए थे, शूटर जो आए थे, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उसके बावजूद कांग्रेस को क्यों लगता है कि कानून व्यवस्था गड़बड़ है? मनीष जी। मोहन जी, कोई चीज टल गई इसका नहीं कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, वो स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, हमें उस पर विचार करना चाहिए। आप एनसीआरबी के आंकड़े निकालेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब जब जिस प्रदेश में रहती है, वह क्राइम तेजी से बढ़ता है। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां कोई प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में स्पेशली आप देख लीजिए, विगत 15 वर्षों का, 5 वर्ष को, और अभी एक जो 6 महीने सरकार है, आंकड़ों में तेजी से उछाल आता है क्राइम का। कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो लाभो लब्बो बोलने वाली पार्टी, खाली डिवाइड करने वाली पार्टी है, लेकिन प्रशासन जो है इनको चलाना नहीं आता है। गृह मंत्री विजय शर्मा जी जिस क्षेत्र से आए हैं वो भी एक विवादित क्षेत्र से जीत के आए हैं, वो भी समझते हैं आपने क्या उन्होंने मुद्दा धर्म का चलाया था, पहली बार आए हैं तो उनको गृह मंत्रालय से महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, वो मुझे लगता है कि उसके लिए अभी सक्षम नहीं है। नक्सली घटना आप 5 साल में देख लीजिए कितनी नक्सली घटना हुई,
नहीं हुई, उसका कारण नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि वहां पे विकास किया कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने वहां पे मेडिकल कॉलेज खोला, बड़ी बड़ी जगह पे रोडें बनाई, नक्सलियों से वार्ता हुई, उनको जब उन्नति दिखी, शिक्षा दिखी, तो नक्सली अपने आप जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो नक्सल क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते। लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी आई, उन्होंने वहां पे तानाशाही चालू कर दी। केंद्र से एक फंड आता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, उनको बताना पड़ता है कि भाई इतने करोड़ों का फंड हमने कहां यूज किया, उसने उन्होंने शूट आउट वहां चालू कर दिया। तो निश्चित रूप से वहां से भी नक्सली बड़े उत्तेजित हो गए हैं। वो भी मांझी जी को उन्होंने अभी धमकी दी है। धमकी कारण क्या है ये जानना, प्रयास करना चाहिए सरकार को कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, 5 साल क्यों शांत थे। और रही बात ये जो लॉरेंस बिश्नोई वाला ग्रुप का जो इतना बड़े जो शूटर पकड़ा है, ये तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है कि ऐसे शूटर आज तक, चाहे इससे पहले किसी की भी सरकार ना हो, इस तरह के गैंगवार वाले शूटर कभी नहीं आए। मतलब ये बिहार जैसी, उत्तराखंड जैसी जो स्थिति रही है यूपी में, वो स्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित होने जा रही है। कहीं ना कहीं इनको संरक्षण मिल रहा है किसी राजनीतिक सरकार के लोगों का। नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं कर सकते शूटर कि छत्तीसगढ़ में आए, वसूली करे, रेकी करे और किसी को टारगेट करके यहां जाए। तो सरकार, मुझे लगता है कि ये विफल है। इनका मंत्रालय, गृह मंत्री जो है टोटली विफल दिख रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार के जो बड़े नेता है, मुख्यमंत्री है, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व को उस पर विचार करना चाहिए और कानून व्यवस्था सुधारना चाहिए। ठीक है, कानून व्यवस्था को सुधारने की जरूरत बनी हुई है, क्योंकि एक मैसेज चला गया इन दोनों घटनाओं के बाद कि कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर मन में भावना है। उमेश जी की ओर चलते हैं। उमेश जी, भरोसा तो जरूर गृह मंत्री दिला रहे हैं, पर दोनों घटनाएं कहीं ना कहीं बताती है कि कुछ तो गड़बड़ है और सुधारने की जरूरत बनी हुई है। कैसे निपटेंगे इस तरीके की चुनौतियों से? देखिए मोहन जी, इन मैं बात करूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दयाल ने वो शर्मनाक और आपत्तिजनक बात कही है। पहले मैं उस पर बात कर लूं। इन्होंने कहा कि उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या कह रहे हैं? हमारे पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए कई घंटों की मशक्कत के बाद उस बिश्नोई गैंग के लोगों को रणनीति पूर्वक तरीके से गिरफ्तार किया, और ये उन पर सवाल उठा रहे हैं और ये कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया गया। ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। ये बहुत ही शर्मनाक यहाँ पर इनका वक्तव्य है। एक तरफ जब 19 नक्सली ढेर होते हैं, उस पर कांग्रेस के लोग सवाल उठाते हैं। यहाँ पर जब पुलिस को सफलता मिलती है, सफलता पूर्वक पुलिस कार्रवाई करती है, और यहाँ बड़े बेशर्मी से कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, और आपत्तिजनक है। दूसरा, इन्होंने कवर्धा के विषय में कहा। कवर्धा को, हमारी सनातन की नगरी है कवर्धा, उसको ये विवादित बता रहे हैं। ये दूसरा शर्मनाक बयान है। अगर जरा भी नैतिकता है तो कांग्रेस के प्रवक्ता को इन दोनों वक्तव्यों के लिए छत्तीसगढ़ की जनता से और पुलिस के जवानों से माफी मांगने की यहाँ पर आवश्यकता है। ये लाहौर दिल्ली की बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बात। विवादित चुनाव बोला था मैंने, जो धर्म के नाम पे खेला था आपने कवर्धा बेमेतरा में। रिकॉर्डिंग सुन रही है ना, तो विवादित जो चुनाव हुआ है, एक शब्द को ना पकड़े, भावनाओं को समझे। ठीक, सुरक्षा में चूक क्यों हुई? सुरक्षा में चूक क्यों हो रही है? लगातार क्यों हो रही है? लगातार चरिस्ते क्यों हो रही है? सरेआम चाकूबाजी क्यों हो रही है? आप चूक पे बात करें ना, आप चूक जो हो रही है उस पर बात करें। पुलिस जो कहे उनका काम है, पुलिस से काम है अपराधियों को पकड़ना। ये पुलिस की सफलता है, मैं मानता हूं, लेकिन ये पुलिस को करना ही है, इनका काम है पुलिस का वही है। हाँ, उनका पक्ष। हाँ उमेश जी, चलिए आगे बढ़े। चूक क्यों हो रही है बताया। मोहन जी, ये फिर किस प्रकार से मेरे पुलिस के जवानों के लिए बात कर रहे हैं? ये पुलिस को करना ही है, ये इस प्रकार का वक्तव्य है। भैया, हम पुलिस के जवानों का सम्मान करते हैं। वो वही पुलिस है जिनके जिनसे हम रात को शांति से सोते हैं, वातावरण में निकलते हैं। मोहन जी, मैं अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। बहुत बड़ी बात को लेकर के नहीं, आप गलत डायरेक्शन में मौका दूंगा उनकी बात आ जाए पहले। जी चलिए उमेश जी। देखिए, अपराध का ग्राफ बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, इतना अपराध बढ़ गया, भाजपा की सरकार आ गई तो बहुत अपराध बढ़ गया। मैं जो कहने जा रहा हूँ इससे शायद आप आश्चर्यचकित होंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता सहमत हो जाएंगे। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, इससे मुझको कहीं कोई इनकार नहीं है, लेकिन उसके पीछे का कारण यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। जो अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ 8वें नंबर पे था, वो कांग्रेस के शासनकाल में 5 वर्षों के अंदर में 6वें नंबर पर आ गया। 2
2019 से 2023 के बीच में कांग्रेस के शासनकाल की छत्तीसगढ़ के अंदर में 8,702 हत्या के मामले निकल करके आते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में 4,786 हत्या के मामले निकल करके आते हैं। महिला अपराध के मामले 15,511 निकल करके आते हैं। पशु तस्करी के 646 मामले निकल करके आते हैं। शराब और गांजा तस्करी के 5,605 मामले निकल करके आते हैं। ये बीते 5 वर्षों का आंकड़ा है और हमारी सरकार को आए अभी महज 4-5 महीने हुए हैं। इतना अपराध का ग्राफ भी बढ़ा है छत्तीसगढ़ के अंदर में। यहाँ पर देश भर के बाहर के और इंटरनेशनल अपराधियों का पनाहगार बनाने का काम बीते 5 वर्षों में कांग्रेस के सुशासन के अंदर में हुआ है। उसको कम करने में हमको जरा समय लगेगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि छत्तीसगढ़ के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी हमारे सरकार की है और अपराध को जड़ से खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो या बिश्नोई हो, इस प्रकार के लोगों को छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस प्रकार की गतिविधि जो करेगा उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए, जिस प्रकार के हमारे पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की, उनको मैं सैल्यूट है कि उन्होंने उस अपराध को होने से पहले उस पर लगाम लगाया। और हमारी ये भी प्राथमिकता है मोहन जी, हम सरकार में है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इस प्रकार की घटनाओं को समय पर रोका जाए और इस प्रकार की जो घटना होने की संभावना है उसको भी कैसे रोकें और छत्तीसगढ़ के एक एक नागरिक को हम भरोसा किस प्रकार से दिलाएं, एक सुरक्षा की भावना के साथ एक सुशासन कैसे स्थापित करें, ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन मेरा आग्रह है कांग्रेस से कि इस प्रकार के विषयों पर राजनीति ना करते हुए, भ्रम ना फैलाते हुए, व्यापारियों को ना डराते हुए कम से कम पुलिस और सेना के वीर जवानों का सम्मान करना सीखे। राजनीति पिछले कार्यकाल पे आपने सब डाल दिया। मैं आऊंगा आपके पास। पहले दुबे जी को सुन लेते हैं। दुबे जी, लंबे समय से छत्तीसगढ़ जब से बना है, आप देख रहे हैं कि यहाँ की कार्यशैली कैसी रही है, यहाँ अपराध की प्रवृत्ति कैसी रही है, लेकिन ये जो शूटर पकड़ाए हैं उसके बाद लग रहा है कि हमारा छत्तीसगढ़ भी अब महाराष्ट्र जैसे राज्यों की श्रेणी में आ गया है। शूटर यहाँ पहुंच रहे हैं, अंतर्राज्यीय गिरोह यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं और ये बात इस बार तो पकड़े गए तो सामने आ गया, पर इस तरीके से अंदर में ये काम कर रहे होंगे, कई व्यापारियों से वसूली कर चुके होंगे, ये क्या संकेत देता है? चिंता की बात है कि नहीं है? अच्छा हुआ कि आपने जो सवाल जो है शूटर को लेकर किया, क्योंकि जो आज आपके चैनल में शुरुआत हुई तो 2 चीजें सामने आ रही थी। एक तो शूटर वाला मामला, दूसरा मांझी जी को धमकी नक्सलियों की। देखिए क्या है मोहन जी, पहले क्लियर कर दूं, नक्सली जो समस्या है वो राष्ट्रीय समस्या है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ये एक बहुत अलग विषय हो सकता था डिबेट का। चलिए आपने जोड़ दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज जो मामला शूटर का है ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे मतलब लोगों के हौसले देखो कि छत्तीसगढ़ में सीधे सीधे जो है गला रेतने के लिए, बंदूक चलाने के लिए यहाँ पे लोग पहुंच गए। लेकिन मोहन जी ये घटनाक्रम आज का नहीं है। और देखिए क्या है कि इसमें राजनीतिक डिबेट हो रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं बात यह है कि पहले मैं एक पक्ष को बोलूं, एक पुराने इतिहास पे चलूं। जोगी जी के शासनकाल में जब अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे तो कम से कम उन्होंने इतना दबदबा कायम किया था, इतना खौफ कायम किया था कि कितने ही जो है यहाँ पे जो है बड़े बड़े अपराधी भूमिगत हो गए थे। वो जो 2 साल था वो कई मामलों में याद आता है। ये अलग बात है कि उनके आखिरी में इतना बड़ा जग्गी हत्याकांड हो गया तो जो उन्होंने लोकप्रियता हासिल की थी वो पूरी धुल गई। लेकिन शुरुआत में उनका काम बहुत अच्छा था। लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं छत्तीसगढ़ में कभी जो है कानूनी व्यवस्था जो ठीक हुई होगी, इस पर किसी सरकार ने जो है गंभीरता से पूर्व में सोचा हो। मैं अभी के वर्तमान में आऊंगा, मैं अभी पूर्व की बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं लगता। राम विचार नेताम जी, राम सेवक पैकरा जी, ननकी राम कंवर जी, ये पूर्व में छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार के समय में गृह मंत्री थे। निश्चित रूप से इनकी योग्यता पे कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन जो है एक सरल और सहज ये व्यक्ति रहे सारे लोग, तो जो गृह विभाग जैसा जो पद देती रही पूर्ववर्ती भाजपा सरकार, तो सोच में पड़ जाना पड़ता था। इसके बाद जो है भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो भूपेश बघेल जी ने कहा था कि जो हम गृह मंत्री देंगे तो वो गृह मंत्री जैसा लगेगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए क्या है, इतना बड़ा गृह मंत्री पद था, ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री बनाए गए। अब चूंकि आपने नक्सलवाद को भी इसमें ऐड कर दिया तो मैं ये बोलता हूं, नक्सलवाद को लेके ताम्रध्वज साहू जी की तरफ से कितना क्या बयान आया था। आज के कम से कम विजय शर्मा जी लगातार यहाँ पे जो है नक्सलवाद पर बोल रहे हैं, बातचीत के लिए हम सहज तैयार हैं, ये जो है बोल रहे हैं, मतलब रास्ता खुला है। एक
मुख्यमंत्री के अलावा एक गृह मंत्रालय, चूंकि गृह मंत्रालय विजय शर्मा जी के पास है तो उनकी उपस्थिति तो दिख रही है। क्या पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कोई उपस्थिति दिखी थी? भूपेश बघेल जी ने जरूर मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था कि अगर कोई नक्सली भारत की संविधान पर आस्था जताते हुए सामने आते हैं तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या है, इसी मुकाबले का उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान आया? और दूसरी बात, मैं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय की एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य को यहाँ पे मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं जी। कोविड के समय में जब यहाँ पे लोग दूध और सब्जी के लिए तरस रहे थे, एक लॉकडाउन में एक निश्चित समय में चीजें, जब समय खुलता था तो ये चीजें उपलब्ध होती थी। उसके बाद अगर कहीं कोई हो तो इसकी उपलब्धता नहीं होती थी। यही वीआईपी रोड, जिसमें वीआईपी शब्द जुड़ा है, जिसके किनारे वहां पे मंत्रियों और जो बहुत सारे जो है जनप्रतिनिधियों के बंगले हैं, वहीं पे क्वींस क्लब में रात में शराब मिलती रही थी और गोली तक चल गई। तो कहां थी पूर्ववर्ती सरकार के समय में कानून व्यवस्था? लेकिन अभी जो है, ठीक है, ये विश्नोई गैंग से शूटर पकड़े गए, लेकिन पुलिस तत्परता दिखा रही है। मनीष दयाल ने बोला कि पुलिस जो अपना काम कर रही है उसको करना चाहिए। ये भी बात सही है कि पुलिस अपनी भूमिका निभा रही है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन एक जो बिगड़ा हुआ सिस्टम है जो जमाने से, उसको सुधारने में वक्त लगेगा। और वर्तमान स्थिति की बात करूं, मैं ये लाइन बोल रहा हूं मोहन जी, कि अभी भी छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है। यहां की कानून व्यवस्था की मिसाल को कम से कम दूसरे राज्यों में प्रस्तुत नहीं किया जाता और उंगलियां उठाई जाती है। बिल्कुल। चलिए, अब वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन गेंद घूमकर कांग्रेस के पाले में आ गई है कि पिछली सरकार की कुछ चीजें थी जिन्हें सुधारने में समय लग रहा है और इसीलिए पटरी में आने में गाड़ी को थोड़ा टाइम लग रहा है। मनीष दयाल जी, कितना इत्तेफाक रखेंगे? पिछली सरकार भी दोषी है इस तरीके की कानून व्यवस्था के लिए? देखिए, अपराध तो कोई भी सरकार होता है, लेकिन जो क्वींस क्लब का मामला भैया ने उठाया, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जैसी वो जानकारी पहुंची थी, उसमें एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के मालिक का भी हाथ था। कांग्रेस गवर्नमेंट ने बिना किसी दबाव के उस न्यूज चैनल के मालिक, उनकी वाइफ और तमाम जो बड़े बड़े बिल्डर थे उन पे आरोपी बना के गिरफ्तार किया था और क्वींस क्लब को बंद कराया था। तो ये निश्चित रूप से उस पर हुआ, ये बातें हुई, लेकिन उस पर कार्रवाई हुई। इसकी भी मुझे लगता है कि भैया को तारीफ करनी चाहिए कि बड़े एक चैनल के मालिक का हाथ होने के बाद भी उस चैनल को दरकिनार करते हुए कांग्रेस सरकार ने उस पर कानून व्यवस्था टाइट की थी। दूसरी चीज, जो नक्सल वाली बात है, आप कह रहे हैं गृह मंत्री जी ने बयान नहीं दिया। तामिल साहू जी ने कई बार ये सब बातें हुई थी, नक्सल घटनाओं पे कहा था, लेकिन कोई बहुत बड़ी ऐसी बड़ी बात नहीं थी जो फेमस हो। लेकिन उन्होंने कई बार कहा था कि नक्सली जो है अब नक्सलवाद कम होते आ रहा है। कारण उन्होंने बताया भी था कि वहां पे हम रोजगार दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सड़कें बन रही है, वहां के लोग स्वयं जो है, लोग जो खुद अपने आप को वहां पे विकसित करने के लिए सरकार का साथ दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी आती है, भारतीय जनता पार्टी काम करते, कोई सरकार कोई भी है काम करती है, लेकिन इनके काम करने का तरीका अलग होता है। छत्तीसगढ़ में जब से इनकी सरकार आई है, विजय शर्मा जी जब से सिर्फ बोलते हुए दिखे, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पे उन्होंने क्या किया? कोई ऐसा उन्होंने टास्क फोर्स बनाई, 11:30 10 साढ़े 10 बजे वो चाय दुकानों को बंद करा रहे हैं, लेकिन वही जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वो 1-1 बजे तक खुले रहती है। एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है इनकी सरकार में। आप देख सकते हैं बैजनाथपुरा में जाकर 10:30 बजे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और वही दूसरे समाज के लोग, जब वो मंजू ममता के आगे और आगे कई सारी दुकानें 1-1 बजे तक खुले रहती है, वहां कार्रवाई नहीं होती है। तो कानून व्यवस्था जो है वो एक नियमता होना चाहिए, उसके लिए व्यापारी जो है उस पर कोई धर्म का भेद नहीं करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार मैंने देखा है कि धर्म विशेष को टारगेट करते हुए इनकी व्यवस्था उस पर फॉलो करती है। ठीक है, ये इनका अपना मोटो है, आगे इनकी राजनीति है, लेकिन जो घटना हुई है आज वो बहुत बड़ी, निश्चित रूप से इस तरह घटना आगे ना हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। घोड़मणि जी अपनी पार्टी की बैठक बैठे तो अवगत कराए कि पिछली सरकार को क्लीन चिट देते हैं, पिछली सरकार के इसमें कोई भूमिका नहीं। मनीष जी, क्या पिछली सरकार की कोई इसमें बर्डन है जिसके कारण ये घटनाएं? बिल्कुल नहीं। ये जो आंकड़े बता रहे थे वो एनसीआरबी के आंकड़े खोलिए, 15 साल के आंकड़े देख लीजिए, कितने हजार कितने लाखों लोगों की है। ये जो घोड़मणि जी कर रहे हैं, ये जब हम लोग नए नए प्रवक्ता बने थे यूथ कांग्रेस में, सब काम करते थे, आंकड़े लाते थे, वो तो आंकड़े आपको अवेलेबल है। आप देखिए 15 साल के रमन सरकार में क्या क्या आंकड़े एनसीआरबी की, किसानों से लेकर कितनी किसानों ने आत्महत्या की, कितने नक्सली घटना हुई। अरे झीरम कांड जैसे इतना बड़ा कांड हो गया है। क्या ठोस प्लान है? अब ये घटना हो गई, आप लोग को सफलता मिल गई, लेकिन सवाल जरूर उठ रहे हैं, और सवाल जब उठेंगे तो उसके लिए आपको ठोस आधार बताना होगा कि आगे ऐसी घटना नहीं होगी। उमेश जी, देखिए मोहन जी, बहुत सारे विषय पर बात हो गई, नए पुराने प्रवक्ता की बात हो गई, आंकड़ों की बात हो गई। मैं आंकड़े नहीं बता रहा था,
कांग्रेस के शासनकाल के समय के पाप गिनाने का काम कर रहा था। वो पाप शायद डूब गया होगा कांग्रेस की प्रवक्ता को, इस प्रकार की बात निकल करके आ रही है। इस प्रकार से इन्होंने ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया। जहर बोलने की आदत है कांग्रेस की, लगातार देखा है आजादी के बाद। पहले उनकी बात आ जाए, फिर आपकी बात। केंद्र के अंदर में, राज्य के अंदर में किस प्रकार, अरे सुनो ना भैया, इनके पेट में मरोड़ उठेगा और ये रह करके मरोड़ के चिल्लाएंगे, तो ऐसे डिबेट नहीं होता ना। आप पुराने प्रवक्ता, ये आपने कहा कि भैया नए नए फिर डाटा लेके आते, तो अब आप पुराने हो गए हैं, तो आप सुनने की जरा आदत डालिए। मैं शांतिपूर्वक आपको सुन रहा हूँ। आप तो क्या गलत बात करूंगा तो मैं यदि गलत आरोप लगाऊंगा तो आप पीछे बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे सुनिए ना भैया, सुनो ना आप, मैं बिल्कुल सुनो। एक एक बात आ जाए। मनीष जी आ जाएंगे। चलिए उमेश जी, आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष रखिए। किस दुकान में कार्रवाई हो गई, इस बात को आप प्रमाणित करने की जहमत उठाएंगे। अरे बीते 5 वर्षों में किस प्रकार से एक विशेष वर्ग के लोगों को अवैध रूप से दुकान लगाने के लिए और रात भर दुकानों का संचालन करने के लिए और लगातार उसमें अवैध कारोबार संचालित करने के लिए छूट देने का आपने काम किया, और उसी का नतीजा है कि शराब और गांजे की तस्करी के 5,600 मामले निकल कर के आए, जिस पर आप लोगों की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और यही नशे के काले कारोबार, ड्रग्स, ब्राउन शुगर, हेरोइन जैसे नशे के सूखे नशे के काले कारोबार बीते 5 वर्षों में आपके सरकार के समय में फले फूले, और उसी का नतीजा है जो अपराध के ग्राफ को लेकर के आप उनको बातें करनी पड़ रही है। और 8वें नंबर से 10वीं आपके कार्यकाल में 6वें नंबर पर आ गए। बहरहाल ये बड़ा गंभीर विषय है, और क्योंकि हम सरकार में है, हमारी पूरी जवाबदारी और जिम्मेदारी बनती है कानून व्यवस्था को कैसे हम बेहतर करें, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में कैसे हम जनता को भय मुक्त वातावरण दें, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी है। और हमारे कानून की रक्षा के लिए जो जवान लगे हुए हैं, पुलिस के तमाम अधिकारी लगे हुए हैं, हमारे इंटेलिजेंस के तमाम अधिकारी लगे हुए हैं, वो सजग हैं। और उसका परिणाम है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो घटित होने से पहले पुलिस की तत्परता से न सिर्फ रोकी जाती है, बल्कि यहाँ से लेकर के राजस्थान तक कार्रवाई की जाती है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये अपने आप में बताता है कि सरकार सजग है, हमारे कानून व्यवस्था को चलाने वाले हमारे तमाम जो जिम्मेदारी अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो सजग हैं। इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। और हमको पहले इस बात की करनी है कि आने वाले समय के अंदर में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, और कैसे छत्तीसगढ़ के अंदर में, राजधानी के अंदर में अपराध का ग्राफ कम हो और एक भय मुक्त वातावरण हो। क्योंकि आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, बीते 5 वर्षों में आपने देखा किस प्रकार से राजधानी और उसके आसपास रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक तमाम ढाबा और तमाम जो अवैध शराब की दुकान और तमाम तरह की चीजें चलती रही। जिस दिन से हमारी सरकार आई है, उस दिन से 10, साढ़े 10 बजे के आसपास जाकर के सारी दुकानें बंद कर दी जाती है, और इस प्रकार की जो गतिविधि, संदिग्ध गतिविधि है, उस पर पुलिस कार्रवाई करती है। और डिजिटल पुलिसिंग पैटर्न पर लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर में पुलिस काम कर रही है। अब पुलिस निकल करके लोगों को दिख रही है, लोगों के अंदर में एक सुरक्षा की भावना है। इसलिए विजय शर्मा जी ने, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने डिजिटल पुलिसिंग पर जोर दिया है, और लगातार वो कार्रवाई हो रही है। ठीक है सर, सरकार अपने स्तर पर पहल कर रही है, और इस सफलता के बाद यानी शूटर पकड़े जाने के बाद कुछ उम्मीद भी जागी है। लेकिन होना क्या चाहिए इस तरीके से? कब तक हम फुल प्रूफ प्लान में रहेंगे? सुझाव समझ लेते हैं। हमारे साथ दुबे जी हैं, अनिरुद्ध दुबे जी। इस पूरे रायपुर को और इस पूरे छत्तीसगढ़ की प्रवृत्ति को आप जानते हैं, लेकिन अपराध अब धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए आपके क्या सुझाव हैं? कैसे कदम उठाए जाने की जरूरत महसूस करते हैं आप? सुझाव के पहले मैं कुछ और भी कहना चाहूंगा मोहन जी। जी जी, सुझाव तो खैर दो ही दूंगा, जो भी चीजें समझ में आएगी। जी देखिए क्या है कि ऐसे कई उदाहरण है कि जिसपे जो बड़ा जो है ना शर्म आती है बोलने में। मतलब ये कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में, मैं तो दोनों सरकारों की बात करता हूं, मैंने ये नहीं कि कोई रमन सरकार की मैंने कोई बहुत सराहना कर दी। जी जी, वहां पे उन्हीं के विधायक कांग्रेस के पांडे जी, जो बिलासपुर के पांडे जी थे, शैलेश पांडे जी, उन्होंने वहां पे हुक्का बार का जो है मामला जो है विधानसभा में उठाया था अपनी सरकार के रहते में। और ये प्रश्न उठा था कि क्या हुक्का बार में जो है लाइसेंस का कोई प्रावधान है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को कहना पड़ा था कि मतलब इसके लिए कोई लाइसेंस का प्रावधान नहीं है। वो वैसा समय था, वो वैसा दौर था कि वहां पे जो है हुक्का वहां पे जो है खुलेआम चल रहा था, वहां के पब में चल रहा था, वहां के नाइट क्लब में चल रहा था। और शैलेश पांडे जी ने इतना तक कहा था कि संभ्रांत परिवार की महिलाएं
ताकि वहां पे जो हुक्का गुड़गुड़ाने लग गई हैं। और रायपुर में तो ऐसे दृश्य आम थे, शंकर नगर रोड में जहां पे जो मंत्रियों के बंगले थे, वहां पे अगर कहीं आप गुजरे तो वहां पे छतों में जो वहां पे जो छतें थी, वहां पे जो रेस्टोरेंट बने थे, छतों पे लोग पकड़ के खुलेआम खड़े खड़े हुक्का उड़ाते हुए रहते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हूं, क्योंकि वो मेरा रोज का रास्ता है मोहन जी। फिर आप गुढ़ियारी की वो घटना को कैसे भूल गए कि एक युवक जो है हाथ में हंटर लिए एक लड़की के बाल को पकड़ के पौन घंटे तक के वहां पे जो है, कोई बहुत रात नहीं, जब भीड़ भाड़ इलाके में घुमाता रहा, तब कौन सा पुलिस बल और कौन सी चीज कहां थी। ये उदाहरण पर्याप्त हैं। अभी नई सरकार आई है, 5 महीने, मैं नहीं कहता हूं इसको कोई सर्टिफिकेट दे दिया जाना चाहिए। सुझाव आपने कहा कि सुझाव, रायपुर में एक ऐसा समय था कि कुछ ऐसे एसपी हुआ करते थे जिनकी मिसाल दी जाती थी, जिनका नाम लिया जाता था। कुछ थानों में ऐसे टीआई हुआ करते थे कि जिनका नाम लिया जाता था और जिनकी मिसाल पेश की जाती थी। कई सालों से मैं ऐसा देख रहा हूं, ऐसा कोई नाम, कोई एसपी और कोई थानेदार, कोई ऐसा उदाहरण, कोई ऐसी मिसाल सामने नहीं आ रही है जिसके नाम को लेके जो है लोग एक ना उपमा दें, एक मिसाल के रूप में दें, और जिनके नाम के लोग थर्राएं। कम से कम राजधानी की जो कि कानून व्यवस्था जो है बिगड़ी हुई है, उसके लिए तो कम से कम यह है कि आप सेलेक्टेड पुलिस वालों को यहाँ पे राजधानी में यहाँ पे बैठाएं। जब राजधानी पे यहाँ पे आतंक पे लगाम लगेगी तो बाकी जो है जगह मैसेज जाएगा कि सरकार कैसा काम कर रही है, तो सब अपने आप कुछ चीजों पे जो है नियंत्रण होगा, पाबंदी लगेगी। लेकिन इसकी शुरुआत कम से कम आप राजधानी से तो करें। विजय शर्मा जी नक्सलवाद पर लगातार बोल रहे हैं, बहुत स्वागत है, लेकिन जहां तक के अब वो खुद राजधानी में रहते हैं, अपने क्षेत्र के अलावा यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात को व्यवस्था को देख लें। पूरे हिंदुस्तान के लोग, कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ की शहर की, रायपुर शहर की यातायात व्यवस्था को गाली देकर जाते हैं, क्योंकि ये राजधानी का मामला है। तो कम से कम राजधानी की यातायात व्यवस्था कैसे सुधर सकती है, दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि वो दुर्घटनाओं का कारण बनती है। मैंने अपनी आंखों से कई बार जो है मैंने दुर्घटनाएं होते देखी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यातायात व्यवस्था नहीं है। तो इस पे जो है लगाम कसने की जरूरत है। तो आपने सुझाव की बात की, तो मैं सुझाव के रूप में मैंने जो है कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डाला। ठीक है, चलिए आखिरी राउंड में 30 सेकंड में दोनों प्रवक्ताओं से समझने की कोशिश करते हैं कि पहल कैसी हो रही है और कैसी होनी चाहिए। पहले सत्ता पक्ष से ही सुन लेते हैं। उमेश जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। देखिए, आदरणीय अनुरूप जी ने ट्रैफिक को लेकर के कहा और बहुत अच्छा उनका सुझाव है। निश्चित तौर पर इस बात को लेकर के हमको भी सुनना पड़ता है कि ट्रैफिक राजधानी में बहुत खराब है। बीते 15 वर्षों के अंदर में राजधानी की जनसंख्या बढ़ रही है, इसके ट्रैफिक को सुधारने के लिए चाहे एक्सप्रेसवे का विषय हो, कैनाल लिंकिंग रोड का विषय हो या अन्य सड़कों का निर्माण का विषय हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयास किया, कुछ हद तक उसमें सफलता भी हासिल की। लेकिन बीते 5 वर्षों में फिर से जनसंख्या का अनुपात यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, घनत्व बढ़ता जा रहा है। लेकिन बीते 5 वर्षों में ना एक नई सड़क बनी, ना एक नया पुल पुलिया बना। यह भी एक कारण है कि राजधानी की व्यवस्था नहीं सुधरी है। लेकिन हमारा कमिटमेंट है, हमारा विश्वास है, आने वाले समय के अंदर में इस ट्रैफिक व्यवस्था को भी हम सुधारेंगे, ऐसा मुझको विश्वास है और ऐसा ही विश्वास मैं जनता को भी दिलाता हूँ। रह गई बात कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस अपना काम कर रही है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से विनम्र आग्रह है, सरकार आपकी अपनी है, छत्तीसगढ़ की जनता की सरकार है और छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। जनता भी जरा सहयोग करे। इस प्रकार की गतिविधि, इस प्रकार की कार्रवाई, अगर कहीं से भी कोई धमकी या और इस प्रकार की कहीं भी कोई संदिग्ध परिस्थिति दिखती है तो जनता से मेरा आग्रह है कि समय रहते पुलिस को अपने आसपास के थाना क्षेत्र को या डायल 112 में जरूर सूचित करे। छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ की पुलिस आपके साथ खड़ी हुई है, आपकी सुरक्षा। पुलिस तो अपना काम करेगी, जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। विपक्ष क्या इसमें सकारात्मक भूमिका निभाएगा या केवल आलोचना में उलझा रहेगा? मनीष जी। नहीं, आलोचना नहीं मोहन भाई। देखिए, प्रदेश हमारा है, सत्ता में कभी वो बैठे कभी हम बैठे, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने प्रदेश को भय मुक्त रखें। उसके लिए विपक्ष हमेशा साथ में सत्ता पक्ष के, जहां लड़ाई की बात आएगी, मुद्दों की बात आएगी वहां अलग है, लेकिन जहां सुरक्षा की बात आएगी बिल्कुल निश्चित रूप से। घोड़मणि जी ने कहा कि 112 वाली जो बातें, वो भी मैं बोलना रहा था कि क्या हो रहा है, कई जो आउटर की बस्तियां हैं, आउटर की जो कॉलोनी बन रही है, वहां पे काफी सारे घर बन गए हैं, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, लेकिन जो किराएदार आ रहे हैं उन किराएदारों की जांच ठीक से नहीं हो रही है। वहां की पुलिस की चौकियों में सीमित संख्या में बल है, उनका भी फर्ज बनता है कि वो जाके जांच करे कि कौन बाहर से आ रहा है, किस तरह का व्यक्ति रह रहा है। क्योंकि अक्सर होता है कि बाहर के लोग आते हैं शूटर्स यहाँ पे और उस तरह के वहां पे किराए पे लेते हैं, रेकी करते हैं। सुझाव के तौर पे लीजिए उमेश जी, बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ।
ये आखिरी लाइन है, इसलिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। सरकार इस पर काम कर रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से करना चाहिए, बिल्कुल। यदि कर रही है तो उसका स्वागत है, निश्चित रूप से करना चाहिए। खासतौर पे जितने आउटर एरिया है, महादेव घाट वाला एरिया हो गया, ये आपके जो बोरिया कला वाला एरिया है, कमल विहार के आसपास का एरिया, यहाँ पे मैंने देखा अक्सर कि बहुत से नए लोग हैं, अलग अलग तरह के गैंग बन रहा है वहां पे, तो उसको थोड़ा सा देखा जाए, जांच ज्यादा की जाए। रायपुर शहर के अंदर तो यहाँ के प्रॉपर के लोग रहते हैं। मैक्सिमम जो दिक्कतें आ रही है, चाहे आप महादेव सट्टा की हो, चाहे कोई भी हो, वो आउटर की कॉलोनी में ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो वहां पे रूम किराए पे लेते हैं। वो लोग लालच में, किराए के लालच में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ऐसे लोगों को किराए पे देते हैं। तो निश्चित रूप से एक टीम बनाना चाहिए, सरकार को इसकी जांच करना चाहिए। बिल्कुल। पूरे इस डिबेट का लबोलुआब यही है कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और राजधानी रायपुर में अपराध जो है वो अब तक सर नहीं उठा सका है, छुटपुट घटनाओं को छोड़कर। तो वो स्थितियां, वो परंपराएं कायम रहनी चाहिए और दोनों को पहल करनी होगी, सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी। और प्रबुद्ध नागरिक के रूप में बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भी अपनी सलाह समय समय पर देगा, तभी हमारा प्रदेश शांति में रह सकेगा। ऐसी फाइनल नोट के साथ आज इस पूरी चर्चा को खत्म करते हैं। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में मनीष दयाल जी जुड़े, उनका धन्यवाद। उमेश गोड़मणे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।